Good morning, all of you. As you know, myself Sonu Misra, and I am a assistant teacher. So, I am going to start today's online class for class 7 SST. We have already learned about the history which we have been completed in the first session. हम लोगों ने पहले ही फर्स्ट सेशन में हिस्ट्री 1 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. सो आवर द नेक्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी. सो हमारा दूसरा सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो है ज्योग्राफी. बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस ऑनलाइन क्लास आई एम गिविंग यू वन इंस्ट्रक्शन. आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे देना चाहूंगा इस क्लास को शुरू होने से पहले. टेक योर बुक. आप अपना बुक को सामने रखें. बिकॉज व्हाट आई डिजाइन हियर, व्हाट आई राइट हियर, मैंने जिस चीज को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, जो लिखा हुआ है वो ठीक आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल स्टडीइंग. आपको पढ़ने के दौरान ये आपको बहुत ही सारा हेल्प करेगा. बिकॉज आप टॉपिक को देख पाएंगे, डील कर पाएंगे और समझ पाएंगे खुद से ही कि मेरी लैंग्वेजेस में क्या हाँ त्रुटियां हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है. और आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया और कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया. So, dear student, we are going to declare about the geography. The chapter is 11 and the chapter name is our environment. As we know that all living organisms live on the earth, and this is a special type of a home that is giving a special type of a survival things that help us to survive on the earth. For the life existence is possible for many kinds of things due to the presence of the survival things. हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन को जीने के लिए वो सारी सर्वाइवल चीज मौजूद है जिसकी वजह से आदमी, मनुष्य, जानवर, प्लांट्स वो सभी आसानी से जी रहे हैं. इट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बायोटिक और एबायोटिक. वो चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, चाहे फिजिकल हो या बायोलॉजिकल हो, दे ऑल आर डिपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट द लाइफ इज वेरी स्मूथली. और इसीलिए हमारा लाइफ जो है वो आसानी से चल रहा है और इस चीज को हम समझ रहे हैं. एज वी नो दैट हमारा environment, हमारा वातावरण, it is a system that is depend on the biosphere. It means including the atmosphere, lithosphere and hydrosphere. ये सारी चीजों का एक समन्वय, सम्मेलन, और यही चीजें जो हमें मौजूदा हालात को समझने में, जीने में मदद करती है. All peoples are depend on one to another. वो चाहे बायोलॉजिकल हो तो चाहे फिजिकल हो तो. Now the next topic is physical environment. See here, physical environment. All type of a component including the physically. All type of a component including the physically, these all types of things are called the physical environment. प्रकृति में पाई जाने वाली वो सारी चीजें जो मनुष्य जिन चीजों को यूज करता है, जो उपयोग में लाता है, वो सारी चीजें फिजिकल इन्वायरमेंट कहलाएंगी. In another word, we can say that the abiotic component. It means the physical environment also called the abiotic component. It means कि हम इसको abiotic भी कहा जा सकता है. एग्जाम्पल के लिए आप हिल, माउंटेन, रिवर, पॉन्ड, लैक, स्प्रिंग, सनलाइट, टेम्परेचर, these all are called the physical environment. ये सारे फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं जिसको
मैन ह्यूमन बींग्स जो है एज ए रिसोर्सेस के रूप में यूज करता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वेरी इजिली, हम दूसरे शब्दों में इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं कि एनी टाइप्स ऑफ अ थिंग दैट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ टू मेक देयर कंफर्टेबल लाइफ। दूसरे शब्दों में हम बता सकते हैं कि मनुष्य इन चीजों को, हर चीजों को जो अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए प्रयोग करता है, वो सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट का उदाहरण सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, माउंटेन, हिल, ये सारे हैं। होपफुली आपको ये सभी सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंट। इफ यू विल सी, इफ यू हैव योर बुक, just see on the topic, the next topic is interdependent. But before I'm going to start this topic, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इट विल बी हेल्प फॉर यू टू स्टडी दिस चैप्टर 11। इंटरडिपेंडेंस मतलब दूसरे पर, एक दूसरे पर कैसे निर्भर होंगे, इसलिए आपको जानना सबसे पहले जरूरी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल environment, प्राकृतिक वातावरण, in natural environment are divided into two, that is the classification of natural divided into, see here this topic, natural environment classified into two parts, one is biotic and another is abiotic. Biotic component, All living organisms that are present on the earth, सभी प्रकार की सजीव चीज जो प्रेजेंट है हमारा वातावरण में, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि द क्लासिफिकेशन ऑफ अ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द नेचुरल थिंग, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे चीज ही सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक में होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। अब जस्ट लाइक फ्रीज को ले लीजिए, फैन को ले लीजिए, वो नेचर में फ्री स्टेज में नहीं पा सकते, उसको आसानी से नहीं करा, बिकॉज ऑफ सम चेंजेस वी कैन यूज। मनुष्यों की मदद से कुछ चेंजेस उसमें करते हैं, तभी जाकर हम उस चीजों को यूज करते हैं। वी कांट बी यूज डायरेक्टली, हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। So that is why I told you earlier, the classification of a biotic and abiotic component is only based on the natural thing. जो चीजें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, वही चीजें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है? नाउ abiotic component, all the physical component are called the abiotic component which is present on the earth surface. आप जब पृथ्वी की चीजों को देखते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गया, हिल हो गया, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है? ओके, नाउ the next topic is, this one is clear, this one, natural environment. See here, natural environment. And now we have come on that stage, हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब इसको देख पाए कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमने यहाँ पे बात की हुई थी और एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 क्लासिफिकेशन है, इनको 3 डिवीजन में बांटा गया है। दैट इज द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, सी है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर।
लिथोस्फीयर, इट्स अ वेरी सिंपल, इसको समझना बहुत ही आसान है. We pick the first letter. See here, we pick the first letter. That's one is what? L. We pick the second letter. That's one is what? A. And we pick the H. Okay? Now, come this topic. Lithosphere. What is lithosphere? The hardmost, outermost layer, which is the very hard materials. The outermost of layer, which made the very hard layer, like the rocks, they all are considered as a lithosphere. It means lithosphere is a kind of layer which is very hard, where we live. It means all types of things are only present on the lithosphere. The life exists only on the lithosphere. लिथोस्फीयर पृथ्वी के उस समतल धरातल को कहते हैं जिस धरातल पर हम लोग रहते हैं, जो कि रॉक्स, सॉइल, इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ है और ये बहुत ही हार्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ लाइफ संभव है, जिसपे ये सारी चीजें पाई जाती हैं. And because of that we made a long very height building. इसी के लिए हम लंबे लंबे बिल्डिंग्स का निर्माण कर पाते हैं, रह पाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को आराम से खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि अर्थ इज द हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो है वह सबसे हार्ड लेयर है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. नाउ एल फॉर लिथोस्फीयर. Now the second one is atmosphere. Take one letter A. A for air. Atmosphere. Where we live, a special type of a layer which is present, a special type of a layer which is present in our environment that give us a survival component as a form of the oxygen. As we know that air is a mixture of gases. एक स्पेशल टाइप का एनवायरमेंट, एक स्पेशल टाइप का लेयर जो कि हमें मिलता है अप्रोक्स 1000 to 1600 किलोमीटर तक. एयर का प्रेशर हमें आसानी से मिल पाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा एटमोस्फेयर, एयर हमने पहले ही बताया, एयर हमारा वायु सभी गैसों का मिश्रण है और हमें यह वायु हमारे वातावरण से मिलता है और जो ऑक्सीजन मिलता है इसके कारण हम लोग जी पाते हैं, रह पाते हैं. एंड इट इज ऑल्सो मेड द स्पेशल लेयर दैट इज कॉल्ड द ओजोन. एक स्पेशल लेयर है इस वातावरण के ऊपर दैट हेल्प अस टू स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेज व्हिच ऑलवेज कम्स फ्रॉम द सन. अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हमेशा सन से, सूरज से निकलता रहता है, परावैंगनी किरणें जो सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है, जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया. ये सभी सारी जो चीजें हैं इससे हमें खतरनाक बीमारियां हो सकती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ओजोन लेयर इस चीजों को रोकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर. जस्ट सी हियर हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर को पढ़ने के लिए एक चीज आपको बता दें, H2O. H2O ये एक फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O. तो हाइड्रोजन से आप याद करके रखिएगा H2O. मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब किसी टाइप का वाटर बॉडीज हो, ओशियन है, लैक है, स्प्रिंग है, पॉन्ड है, रिवर है, ये सारे वाटर बॉडीज जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएंगे. ये हाइड्रोस्फीयर में जितने सारे जो चीजें हैं सिर्फ वाटर है. एंड ऑल ऑफ अस वी नो दैट अबाउट 1/3 पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, सो दैट इज इट टर्न्स इन ब्लू. हमारा पृथ्वी का 1/3 हिस्सा
वह पानियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट हेल्प अस टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। पानी एक ऐसा चीज है जो कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। विदाउट वाटर वी कांट बी एक्सपेक्ट आवर लाइफ। बिना पानी के अपनी लाइफ को संभव कर ही नहीं सकते। हर चीजों में, वो आपका नहाना हो, खाना पकाना हो, बिल्डिंग्स को बनाना हो, ये सभी सारी चीजों में वाटर का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी होता है। We can say that the water is a basic need of human beings. Plants also, man and women also, animal also. ये तीनों चीजें के लिए जो है वह पानी बहुत ही जरूरी है। बिना पानी का कुछ भी संभव नहीं है। Now see this diagram. This diagram will help you to understand this topic, interdependence. We can say that a type of a narrow zone which mix to all types of a component, whether it from the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, we call it the biosphere. जब भी कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का, वो एक नैरो जोन जो है वह बायोस्फीयर कहलाता है। ये सभी एक दूसरे पर आधारित है। इट मीन्स वी कैन से दैट ऑल बायोलॉजिकल थिंग्स एंड ऑल्सो द फिजिकल थिंग्स, दे ऑल आर डिपेंड। वो चाहे बायोलॉजिकल थिंग हो तब, चाहे फिजिकल थिंग्स हो तब, ये सारी चीजें जो है वह एक दूसरे पर ही आधारित होती हैं। और दे ऑलवेज ऑल्सो एक्सचेंज देयर मैटर्स एंड एनर्जी, और अपनी ऊर्जा हो तो ये सभी सारी चीजें जो है वो एक्सचेंज भी करती हैं। ये हमारा बायोस्फीयर हो गया, ये हमारा इंटरडिपेंडेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरमेंट। See here, after this topic, man and environment. After this man and environment, we will learn about the human environment. Okay, man and environment. See here, मनुष्य और वातावरण. We all know that in ancient time, long years ago, people do not have a knowledge about anything. They gather one place and hunting. वे सभी एक जगह इकट्ठा होते थे और हंटिंग करते थे. It means they all are depend only the environment. हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ environment पर ही निर्भर थे. It means they do not have a knowledge about the agriculture. After the existence of the agriculture, they know about, and we can consider that it is a time of a period that begins starting the permanent settlement system, which is for the human beings or man women. एग्रीकल्चर यानी कि खेती का ज्ञान प्राप्त होने से उन लोगों में परमानेंट सेटल होने की एक भावना उत्पन्न हुई, एंड दे मेड अ environment that help us to keep permanent place. और इसीलिए उन सारे लोगों ने सोचा कि अगर हम एक जगह इकट्ठा होंगे तब ये खेती पॉसिबल है, क्योंकि अगर इन चीजों को शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ करके चला जाए तो ये सभी चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि खेती करने के लिए हमें सीड्स की जरूरत होती है, फील्ड की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है और समय समय पर इरिगेशन की भी जरूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने ये भी समझा कि नहीं, इस वातावरण को समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। इट मीन्स टू से दैट आवर फ्लावर्स, आवर फ्रूट्स नॉट इज प्रेजेंट, हमेशा नहीं रहेंगे।
सो पीपल स्टार्ट टू स्टोर देयर फूड, लोगों ने इस चीजों को स्टोर करना स्टार्ट किया। बट टाइम बाय टाइम दे नो अबाउट द क्रॉपिंग, उनको क्रॉपिंग का भी ज्ञान हुआ और इस तरह से मैन और ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। Human environment. As we all know that day by day our population is going to be increase. हमारा population जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है and because of that we are surrounding by many types of things who makes us comfortable our life. So our needs is spreading, our needs is demanding day by day. इसलिए हमारे बेसिक नीड्स भी है जो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द लैंड आर डिमांडेड, द फैक्ट्रीज आर डिमांडेड। इट मीन्स टू शो दैट इफ द लैंड इज डिमांडेड देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ डिफोरेस्टेशन। अगर हम अपने नीड्स को आगे बढ़ाते हैं तो हमें फ्लैट लैंड्स की जरूरत होती है और अच्छी तरह से आप जान रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को बैठाने के लिए आपको फ्लैट लैंड्स की जरूरत होगी और जहां फ्लैट लैंड्स होंगे वहां जंगल भी होंगे, तो डिफोरेस्टेशन भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। इट मीन्स द डिप्लेशन ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट इज ऑलवेज अफेक्टेड। ये अफेक्टेड हार्म हमेशा होते रहेंगे। जैसे जैसे हमारा नीड्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी, डिमांडिंग आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से ये ह्यूमन एनवायरमेंट जो है वो बनता चला जाएगा। होपफुली ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट से ये पार्ट 1 था, मैंने इसको पूरा क्लियर नहीं किया हुआ, अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तब तक के लिए आपको बता देना चाहूंगा कि आप जितने भी सारे होमवर्क है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग पूरा करें, जाने और समझे। अगर कुछ समझ में नहीं आया आप उसे कमेंट में करें और जिस तरह से ये बढ़ रहा है हमारा कोविड-19 उसे रोकने के लिए आप अवेयर रहें, खुद को बचा के रखें, सुरक्षित रखें। इंडिया फाइट टू कोरोना। जय हिंद।